नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट्स प्रिंटिंग ऑफ 8,350 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ये हेडिंग का क्या मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज अपडेट करते रहते हैं, जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जीके की स्किल को परख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे 5 जज की बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ईवी स्कीम के ऊपर ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट के लिए बैठे हैं। 15 फरवरी को ये जजमेंट आया था, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि ईवी प्रोग्राम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ड्यू टू द अमेंडमेंट्स मेड टू लॉज इम्प्लीमेंटिंग इट। तो ये स्कीम क्या है, किसने ये चैलेंज फाइल किया और क्या क्या पॉइंट्स को कोर्ट ने डिस्कस किया, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ईवी स्कीम बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है। ये स्कीम अलाउ करता है कॉर्पोरेशंस को और इंडिविजुअल्स को डोनेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को। ये बॉन्ड्स कोई भी कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इस जो भी इंडिविजुअल बॉन्ड परचेस करता है उसका सोल एक्सेस रहता है, उनका डिटेल उनके पास गुप्त रहता है। ये स्कीम के अनुसार बॉन्ड का रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इनकैश नहीं किया गया 15 दिन के अंदर, तो वो डिपोजिट कर दिया जाता है इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। पहली बार इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को यूनियन बजट स्पीच 2017 में लाया गया था बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। ये स्कीम लाने के पीछे पहला कारण ये था कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग का जो भी क्राइटेरिया है इंडिया में, वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो वो प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी मोस्ट ऑफ देयर फंड्स कैश में ही रिसीव करते हैं, इसीलिए ये इफर्ट लिया गया सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग जो इंडिया में है उसको क्लीन करने के लिए। तो इसका रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स को समझते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेल किया जाता है और ये सिलेक्टेड ब्रांचेस में ही होता है। ये वेरियस अमाउंट्स में सेल होता है, जैसे कि 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। जो भी डोनर हैं वो ये बॉन्ड परचेस कर सकते हैं एक KYC कंप्लेंट अकाउंट के द्वारा। KYC मतलब नो योर कस्टमर, और उसके बाद वो मनी को पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं। बोथ इंडिविजुअल और कंपनी इसको बाय कर सकते हैं और उनका आइडेंटिटी को बैंक के द्वारा गुप्त रखा जाता है। जो भी डोनेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए होता है उसके लिए कंप्लीट टैक्स एग्जम्पशन रहता है, कुछ भी टैक्स उनको देना नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड एक पर्सन और एक कंपनी बाय कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ भी लिमिट नहीं है। अभी कोर्ट में जो आर्गुमेंट हुआ उसको समझते हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आर्ग्यू किया कि इंडियन सिटीजन्स शुड नो अबाउट द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स दे वोट फॉर। मतलब हर इंडियन सिटीजन को यह हक है जानने का कि जो भी पार्टी और कैंडिडेट को वो लोग वोट कर रहे हैं उनके रिलेटेड डिटेल उनको जानने का पूरा हक है। 23 लाख अराउंड कंपनीज इंडिया में है, इसीलिए एक ऑर्डिनरी आदमी को ईच कंपनी कितना डोनेट कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को, ये ट्रैक कर पाना एक आम आदमी के लिए बहुत डिफिकल्ट है। भूषण जी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम रूलिंग गवर्नमेंट को बेनिफिट कर सकती है और ये चीज पोटेंशियली बहुत सारे फेवर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि इन टर्न गवर्नमेंट वो कंपनी को लाइसेंसेस या कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब दे सकती। सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल ने ये हाईलाइट किया कि कैसे ये स्कीम कंपनी को उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर के प्रति उससे दूर कर सकती है, क्योंकि ये स्कीम कंपनीज को अलाउ करती है पॉलिटिकल पार्टी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डोनेट करने के लिए शेयर होल्डर के इनपुट लिए बिना, जो कि कंप्लीट इनजस्टिस है एक शेयर होल्डर के लिए। और जो भी शेयर होल्डर है वो ये जान नहीं पाता कि कैसे ये कंपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। तो इसका इंटरप्रिटेशन के बारे में बात किया जाए तो इसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में अप्लाई होता है? क्या ब्लैक मनी की फ्लो को इलेक्शन में स्टॉप करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन को लिमिट करना एक्सेप्टेबल है? डोनर प्राइवेसी की प्रोटेक्शन के लिए RTI को
इन्फ्रिंज करना क्या सही है? क्या अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो कंपनीज देते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये सब सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्रूशल है फेयर वोटिंग के लिए। अगर इकोनॉमिक डिफरेंस और डिस्पैरिटी रहेगा तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इक्वल नहीं रहेगा, बिकॉज जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पॉलिसी सब उसके फेवरेबल रहेंगे। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोटेक्ट किया गया है उसको इन्फ्लुएंस करता है, जबकि ये आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। टीआई आर्टिकल 19(2) को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को रीजनेबल लिमिट्स में रखा गया है और ब्लैक मनी को स्टॉप करना एक वैलिड रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट नहीं है। उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट एक मेथोडोलॉजी फॉलो किया है ये टेस्ट करने के लिए कि वेदर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हार्म्ड द वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में लिस्टेड है उसको प्रोटेक्ट करता है। राइट टू फ्री स्पीच और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो कि 19(1) और 19(2) में मेंशन है, ये सब को जज किया जाता है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट के द्वारा। केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस, जिसमें प्राइवेसी एक बेसिक राइट के रूप में देखा गया था, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। आधार एक्ट रूलिंग 2018 ऑल्सो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को सपोर्ट किया था। ये बेसिकली ये चीज को परखता है कि गवर्नमेंट का जो भी एक्शन है वो एक वोटर की जो बेसिक राइट है उसको हार्म नहीं पहुंचा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में है उसको हार्म किया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया और जो मॉडिफिकेशंस किए गए कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 में, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 और इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में, उसको भी गलत बताया। ये सब रिवीजन से पहले सिचुएशन कैसा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के द्वारा रहना पड़ता था। मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशंस रहता है 20,000 रुपीज से बियॉन्ड उनको डिस्क्लोज करना पड़ता था। इसके वजह से जो भी कॉर्पोरेट डोनेशंस थे उसके ऊपर एक कैपिंग था। ये डोनर प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 के बाद इसमें एग्जेम्पशन किया गया जो कि डिस्क्लोजर करने में असमर्थ था। इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनली जो भी इलेक्शंस होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके फंडिंग में और इंडिया में क्या डिफरेंस है। पहली बात, पार्टीज वर्सेस कैंडिडेट फोकस। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक यूनाइटेड स्टेट्स फंडिंग मोस्ट ऑफन टारगेट करते हैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को, लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज में फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को एज ए होल किया जाता है। डोनेशन रेगुलेशन, ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज में डोनेशन को लिमिट किया गया है, लाइक कुछ फॉरेन ग्रुप्स और कंपनीज लिमिट किया गया है, लेकिन इंडिया में डोनेशन रेगुलेट होता है बट लैक करता है उसमें लिमिट स्पेसिफाई करने में, जो कि एक बड़ा डोनर का इन्फ्लुएंस रहने का दावा करता है। एक्सपेंडिचर लिमिट, बहुत सारे कंट्रीज में स्पेंडिंग लिमिट को स्पेसिफाई किया गया है इलेक्शन को फेयर वे में करने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी लीगल स्पेंडिंग लिमिट नहीं है जो कि इलेक्शन का आउटकम को हार्म पहुंचा सकता है। पब्लिक फाइनेंसिंग, कुछ कंट्रीज में पब्लिक फंड्स असाइन होते हैं पार्टीज को। पब्लिक किस बेसिस पे ये फंड रेज करती है, लाइक पास्ट परफॉर्मेंस, क्या क्या डेवलपमेंट वो पार्टी किया है, ये सब फैक्टर को लेके वो फंड रेज करते हैं जिसको पब्लिक फंड बोला जाता है। लेकिन इंडिया में पब्लिक फाइनेंसिंग बहुत लिमिटेड है और ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कीम ट्रांसपेरेंसी को और डिफिकल्ट बना देता है। कुछ प्लेसेस में ट्रांसपेरेंसी और डोनर प्राइवेसी को बैलेंस करने के लिए बिग डोनेशंस को डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन स्मॉल डोनेशंस को एनोनिमस रखा जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं है जो कि अनचेक्ड स्पेंडिंग और इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देता है। आइल में करप्ट डील्स को प्रिवेंट करने के लिए डोनर एनोनिमिटी इंश्योर किया गया, लेकिन डोनर और पार्टीज के बीच कोऑर्डिनेशन
एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया में स्कैंडल्स के लिए। इसको काइलियन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता था। इंडिया में डोनर और पार्टीज के बीच जो इफेक्टिवनेस है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत सारे स्कैंडल्स को लीड करता है और इनडायरेक्टली इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 14, 19, 21 एंड 29। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे ताकि आपको सही आंसर का पता चल सके। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम फिर से नई उम्मीद के साथ एक अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए ला पाए। आप हमारे इंस्टाग्राम पे gkforum.education से हमसे जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी क्वेरी हमको मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।